हेलो, मैं सुशील कुमार पाठक संविधान पढ़ाता हूँ। पॉलिटिक्स से कहते हैं राज्य व्यवस्था। तो आइए बहुत कम समय में संविधान का एक संक्षिप्त परिचय लेते हैं। यहाँ पे लिखा है संविधान क्या है। तो अगर हम देखें तो एक चीज हमेशा चर्चा में आती है कि संविधान क्या है। कभी कभी बच्चे पूछते हैं कानून क्या है, और कभी कभी पूछते हैं परिनियम क्या है। तो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ऊपर संविधान है और उसके नीचे कानून है जो संसद बनाती है, और परिनियम एक डेलीगेटेड पावर है, प्रत्यायोजित अधिकार है जिसे कार्यपालिका बना सकती है। अब बात आती है कि संविधान क्या होता है। तो सर्वश्रेष्ठ विधान ही संविधान। इसका मतलब ये है कि जो कानून बनते हैं, किसी भी देश के लिए कानून बनते हैं, कानून कहाँ से बनाया जाता है? कानून के पीछे परंपराओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। मान लीजिए कितनी परंपराएं हैं, तो उनमें से वो परंपराएं जो उचित होती हैं उन्हीं को सरकार कुछ परिपक्व बना के कानून बनाती है, यानी संसद बनाती है। और इन बेहतरीन कानूनों में जो सबसे अच्छा कानून होता है उसी को हम लोग एक दर्जा देते हैं संविधान। तो संविधान कुछ और नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है सर्वश्रेष्ठ विधान ही संविधान है। दुनिया का हर देश की कोशिश करता है कि हमारे देश के संविधान में कम से कम कमी हो या ना से के बराबर कमी। अब देखिए संविधान है क्या? संविधान सरकार को जो कार्य करने की इजाजत देता है, उन कार्यों को करने के लिए सरकार क्या बनाती है? कानून, विधान, अधिनियम। मान लीजिए संविधान सरकार को करने के लिए जो इजाजत देता है, हम मान लेते हैं ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्वों में हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने संविधान की रचना की थी, वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले भारत में ये व्यवस्था स्थापित हो, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए, इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। तो निःशुल्क शिक्षा, या इसमें ये कहा गया है कि सभी को बेहतरीन स्वास्थ्य प्राप्त हो, या आप ये भी कह सकते हैं सभी को आवास प्राप्त हो। तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए सरकार व्यवहारिक रूप से जो कानून बनाती है, जिसपे हमारे अधिकारी अमल करते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए जाते हैं उन्हीं को हम संक्षिप्त में कहा करते हैं कानून। कानून को अधिनियम भी कहते हैं, ला भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं। आगे देखिए, इन कानूनों को लागू करने के लिए नियम बनाने का काम संसद किसके ऊपर छोड़ देती है? कार्यपालिका के ऊपर छोड़ देती है। और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए इन नियमों और उप नियमों को ही हम लोग संक्षेप में क्या कहते हैं? परिनियम कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। संविधान से हमें क्या जानकारी मिलती है? जैसे कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, संविधान छोड़ो, संविधान क्या है? क्या संविधान के अंग है, या संविधान में जो चीजें लिखी है वही? यानी अगर हम ये कहें कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, क्या यही हमारा संविधान है? तो इसी संविधान को हम लोग कहते हैं मूल संविधान। तो ये जो मूल संविधान, ये तो हमारा संविधान है। उसके बाद हमारे संविधान में कई क्या हुए? संशोधन। 105 बार इसमें जो संशोधन हुए उन्हें भी आप जोड़ लीजिए, यानी मूल संविधान में आज तक जितने संशोधन हुए उन्हें जोड़ लीजिए, तब वो भी संविधान का अंग बन जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जितने ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जैसे एक ऐतिहासिक निर्णय है कि केशवानंद भारती केस, जब संविधान में कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती हैं
तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सके। अब मान लीजिए 13 जजों ने जो निर्णय दिया, अभी 15 जजों की कोई बेंच बनी है, तो 13 जजों द्वारा दिया गया निर्णय एक अंतिम निर्णय माना जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय भी संविधान का अंग बन जाते हैं। और धीरे धीरे आजादी से पहले और आजादी के बाद कानून से परे हटकर, संविधान से परे हटकर कुछ परंपराएं हैं, चाहे वो टोटम स्पीकर की हो, लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, सत्ता पक्ष का कौन होगा, विपक्ष का कौन होगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये सारी चीजें परंपराओं पर निर्भर करती हैं, यानी हम लोग संविधान के साथ साथ परंपराओं का भी पालन करते हैं और ये परंपराएं भी हमारे संविधान का अभिन्न अंग बन जाती है। आगे चल के इसके सिवा यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, समाजशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता या कोई बुद्धिजीवी संविधान के बारे में, कानून के बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी करता है और वो संविधान के अनुकूल है, गरिमा के अनुकूल है, मानव जीवन के अनुकूल है, तो हम उसे भी संविधान का अंग बना दें। यानी इतनी चीजें मिलके संविधान का अंग कहलाती है। आइए आगे। अब बात आती है किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम खुद के लिए और दूसरों के लिए, मान लीजिए जर्मनी में बैठा इंसान या कनाडा में बैठा इंसान भारत के संविधान को पढ़ के ये जान सकता है कि भारत कैसा देश है, संसदात्मक है कि अध्यक्षात्मक है, एकात्मक है कि संघात्मक है। जैसे संविधान से हम ये पता कर सकते हैं कि राज्य की संरचना कैसी है, संविधान से हम ये पता कर सकते हैं कि सरकार की संरचना कैसी है। अब देखिए, जैसे राज्य की संरचना दो प्रकार की हो सकती है, एकात्मक और संघात्मक। जैसे मान लीजिए फ्रांस एकात्मक देश है, इसका मतलब वहां पे एक ही सरकार है जिसे कहते हैं केंद्र सरकार। संघात्मक जैसे कनाडा, संघात्मक जैसे यूएसए, भारत, ये सब संघात्मक व्यवस्था वाले देश। संघात्मक का मतलब होता है यहाँ पे दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार होती है और एक प्रांतों की सरकार होती है जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं। जब इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित होती है तो जाहिर सी बात है लिखित संविधान की आवश्यकता भी होती है। अब आइए देखिए सरकार की संरचना कैसी हो, तो सरकार की संरचना भी दो प्रकार की होती है। जैसे अमेरिका की सरकार कैसी है, अध्यक्षात्मक, यानी वहां पे शासन सत्ता किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। भारत में सरकार की संरचना कैसी है, संसदात्मक, इसका मतलब होता है सत्ता संसद में निहित है, यानी संसद के निम्न सदन लोकसभा में निहित है। यानी लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा वही भारत में सरकार बनाएगा, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है तभी तक उसकी सरकार कायम रहेगी। अगर लोकसभा से बहुमत चला जाएगा तो उसे त्यागपत्र भी देना होगा। ये मॉडल हमने अपनाया है। अब बात आती है सरकार के अंग क्या है, तो सरकार के अंग मान लीजिए राष्ट्रपति, मान लीजिए सरकार के अंग क्या है, उपराष्ट्रपति, मान लीजिए सरकार के अंग क्या है, प्रधानमंत्री। ये सरकार के अंग। तो संविधान से ही हमें पता चलता है कि सरकार के अंग क्या है। अब बात आती है इन अंगों के अधिकार क्या है, यानी राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, उपराष्ट्रपति के अधिकार क्या है, प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है, यानी मंत्री परिषद के अधिकार क्या है। यानी संविधान केवल अधिकार ही नहीं देता है, इन अधिकार पर कुछ सीमाएं भी लगाता है, कतिपय प्रतिबंध भी लगाता है। और ये बात भी हमें संविधान से ही पता चलती है। संविधान से ही पता चलता है कि इन अंगों के कार्य क्या है, यानी ये क्या कार्य करते हैं और इनके दायरे क्या हैं, प्रतिबंध क्या है। और यही नहीं,
इन तीनों अंगों के बीच आपस में परस्पर संबंध क्या है, यानी क्या अधिकार आत्यंतिक है, एब्सोल्यूट है? नहीं, अधिकारों पर भी कुछ सीमाएं हैं, चेक एंड बैलेंस हैं। आगे देखिए, अब बात आती है मूल मुद्दे, भारत के संविधान। तो भारत के संविधान कुछ अपनी विशेषताएं हैं, यानी भारत से पहले भी कई देशों के संविधान बन चुके हैं। तो भारत के संविधान संरचना करने वाले, निर्माण करने वालों ने उन देशों की अच्छी चीजों को ग्रहण करने की कोशिश की। इसके साथ साथ भारत पर विदेशी आधिपत्य रह चुका, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटेन। भारत में लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन था। इसमें ब्रिटेन की संसद और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के शासनकाल को अगर जोड़ लें तो 200 सालों का शासन था। इस शासन के दौरान हमने जो अनुभव किया, जो प्रताड़ना झेली, जो हमारा शोषण हुआ, सामाजिक न्याय से दूर थे, अपने अधिकारों से दूर थे, समतामूलक समाज से दूर थे, तो जाहिर सी बात है संविधान बनाते समय इन चीजों का विशेष ध्यान रखा गया कि जो चीजें हमें उस दौरान न मिली, हमारे प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो। जैसे किसी भी, अब भारत के संविधान की खासियत क्या है? राष्ट्रीय क्रांति। तो जो भारत में राष्ट्रीय क्रांति हुई, तो राष्ट्रीय क्रांति का दौर क्या था? 1857 से लेकर 1947 तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम 90 वर्ष। इन 90 वर्षों के दौरान जिन लोगों ने भारत के लिए त्याग किया, जिन लोगों ने भारत के बारे में जो अनुभव किया, जब यूरोपीय लोग भारत में रहते थे तो उनके शासन करने के तरीकों को देखा, न केवल देखा बल्कि ये भी एहसास किया कि उनके अधिकार कुछ और है और हमारे अधिकार कुछ और। जैसे कहीं कहीं लिखा रहता था यहाँ भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश निषेध, लोग प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था थी, इस चीज का भारतीयों ने अच्छे से अनुभव किया था। तो जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो संविधान बनाया गया, उस संविधान में इस चीज का ध्यान रखा गया कि हमारे जो लक्ष्य थे, इन 90 सालों में जो हमने भोगा, ऐसा आगे आने वाली पीढ़ी ना भोगे, उन्हीं को हमने अपना लक्ष्य बनाया और उन्हें साकार करने वाला दस्तावेज बना दिया संविधान को। यानी संविधान की इन सब चीजों की व्यवस्था थी। जैसे भारतीयों का एक सपना था कि हमारा देश कैसा हो, संप्रभु, यानी संप्रभु देश उसे कहते हैं जो अपने देश के बारे में अंतिम निर्णय ले। किसी दूसरे देश से वो सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कब बना? 15 अगस्त 1947 को। और हमारा संविधान कुछ इस तरह बना है कि हमारे देश में सबसे सर्वोपरि कौन है? संसद। संसद जो कानून बना दे, चाहे वो कृषि कानून किसने बनाया था? हमारी संसद। और उसको वापस किसने लिया? हमारी संसद। किसी के दबाव में नहीं, जर्मनी, फ्रांस के दबाव में वापस नहीं लिया गया। ये हमारे देश की जनता का जो जनमत था, उसके आगे हमारे लोकतंत्र, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शीर्ष झुकाया। तो संसद सर्वोपरि। हमने पाकिस्तान के दबाव में, अमेरिका के दबाव में या यूएनओ के दबाव में किसी कानून को वापस नहीं लिया। तो ये एक तरीका था। दूसरा, आजादी से पहले हमने महसूस किया कि सबके लिए कानून अलग अलग होते थे। तो जो संविधान बना उसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार ही था समता का अधिकार। और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है। पहला अनुच्छेद 14 जिसमें विधि के शासन की बात कही गई है, यानी हमारा देश, हमारे देश की व्यवस्था किसी व्यक्ति विशेष की इच्छाओं से नहीं चलेगी। विधि द्वारा स्थापित नियमों का ही पालन किया जाएगा, चाहे वो रतन टाटा हो या एक सामान्य रिक्शा हो, सबके लिए कानून एक जैसा होगा। हमारे संविधान में न्याय की गारंटी दी गई है, सबको न्याय मिलेगा। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत
हाई कोर्ट जा सकते हैं, न्याय की गारंटी दी गई है। राज्य कृत्य के विरुद्ध, ये हमारे मौलिक अधिकार की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी मौलिक अधिकार भी संविधान का हिस्सा है। दूसरा, हमारे संविधान से एक चीज पता चलती है कि भारत में न केवल लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र को निरंतर बनाए रखने की कोशिश की गई। इसका मतलब ये है, केवल हमने सरकार बना दी यही नहीं, सरकार निरंतर संसद के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। जैसे अक्सर देखिए राज्यों में भी लोकसभा चुनाव तो 2019 में हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार निरंकुश हो जाएगी। लोकतंत्र ही सरकार में अंकुश रखता है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं। तो ये क्या है, न केवल लोकतंत्र है बल्कि निरंतर शासन की भी व्यवस्था है। हमारे संविधान में दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान कई प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, इसमें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है, लेकिन इसकी कुछ अपनी सीमाएं भी हैं। समानता का अधिकार देता है हमारा संविधान, समानता का अधिकार देता है। इसका मतलब सब बराबर है, एक व्यक्ति एक वोट, चाहे वो उनके सम्मानी दे या एक हिस्सा हो, एक व्यक्ति के वोट की कीमत केवल एक वोट। गरिमापूर्ण जीवन की बात करता है हमारा संविधान। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कई बार व्याख्या की। हालांकि स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में कहीं भी गरिमापूर्ण जीवन का उल्लेख नहीं है, लेकिन मानवाधिकारों का एक संयोजन बना दिया गया अनुच्छेद 21, और ये बताता है इंसान जिसमें खुश रहे, जिसमें संतुष्ट हो, वही गरिमापूर्ण जीवन है। यानी अगर वो चुपचाप रहना पसंद करता है तो आप उसे बोलने के लिए बात नहीं कर सकते। और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, चाहे वो समाज हो या सरकार हो, संविधान इसकी भी व्यवस्था करता है, और इसे कहते हैं आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था है हमारे संविधान की। यानी हम संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं, इसकी एक पहली विशेषता थी, और भी कुछ विशेषताएं हमारे संविधान की, आइए एक कर करके देखते हैं। यानी हमारा संविधान संघीय है कि एकात्मक है, ये थोड़ा असमंजस की स्थिति है। हमने अच्छे गुणों को लेने की कोशिश की, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो संघीय मॉडल है कि एकल संविधान है कि दोहरी नागरिकता है, ये मायने नहीं रखा। हमने कोशिश की कि एक बेहतर संविधान बने। अब यहाँ पे देखिए हमारा देश व्यवस्था कैसी अपनाता है, संघीय। अजीब सा संविधान। संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की नागरिकता होती है, लेकिन भारत के संविधान में व्यवस्था संघीय होते हुए भी नागरिकता कैसी है, एकल। न केवल एकल नागरिकता, जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था लागू है, और संघीय व्यवस्था में राज्यों के संविधान अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है, केंद्र का संविधान अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। एक आइडियल मॉडल है। लेकिन भारत ने क्या किया, व्यवस्था को संघीय अपनाया, लेकिन संविधान को एकल ही रखा। पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, और नागरिकता को भी एकल रखा। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा नाम इलाहाबाद के किसी स्कूल की मतदाता सूची में है तो मैं इलाहाबाद का नागरिक हूँ, मैं स्वतः उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हूँ, और मैं स्वतः भारत का भी नागरिक हूँ। मुझे दूसरी नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, भारत के संविधान की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता, विश्व का सबसे विस्तृत संविधान। ये भी एक संयोग है। विश्व में पहला संविधान यूएसए में बना, यानी लिखा गया, लेकिन सबसे बड़ा संविधान अगर किसी देश का है तो भारत का, जिसे आप व्याख्या और लिखित भी है, यानी केवल जबानी नहीं है। हमारा देश परंपराओं से नहीं चलता, बल्कि लिखित। जो चीज लिखित है वही निर्मित है। तो हमारे संविधान की विशेषता क्या है,
विश्व का सर्वाधिक विस्तृत, व्यापक, लिखित और निर्मित संविधान। यह हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा, अगर हम चौथे लक्षण को देखें तो हमारा संविधान विविध प्रवृत्तियों से युक्त एक संघीय व्यवस्था, जैसे व्यवस्था संघीय, कहने को संघीय व्यवस्था का मतलब होता है राज्यों को बराबर का अधिकार दिया जाता है नीति निर्माण में, वो है। लेकिन अगर संसद आपातकाल लगा देती, 352, 356, 360, ये ऐसा मॉडल, यही नहीं, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, राज्यपाल का पद, ये सब मिलकर भारतीय संविधान को संघीय नहीं बना, यानी राज्यों से ज्यादा मजबूत किसको बना देते हैं? केंद्र को मजबूत बना देते हैं। यानी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। 395 में से कम 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्यों को कम और केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और यही बात संघीय व्यवस्था के विपरीत है। संघीय व्यवस्था में व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें राज्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आगे देखिए, पांचवी व्यवस्था क्या है? क्या भारत में लोकतंत्र है? हाँ, लोकतंत्र है। बिल्कुल उसी तरीके लोकतंत्र है जैसे ब्रिटेन में है, बिल्कुल उसी तरीके लोकतंत्र है जैसे जापान। बस फर्क सिर्फ इतना है कि भारत का लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? गणतंत्र। इसका मतलब होता है ब्रिटेन और जापान में क्या होता है? सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठता है? राजा। यानी ब्रिटेन का अगला राजा कौन होगा? परिवार का ही कोई सदस्य होगा। इसका मतलब ब्रिटेन में सबसे बड़ा पद वंशानुगत, जो पहले से ही सुरक्षित है। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्रीय लोकतंत्र नहीं। भारत में क्या है? भारत में भी लोकतंत्र है लेकिन सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको निर्वाचित होना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। आज से 1 महीना पहले किसी को नहीं मालूम था कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसका मतलब भारत में व्यवस्था वंशानुगत नहीं है। कैसी व्यवस्था है? गणतंत्र। न केवल लोकतंत्र है बल्कि देश के सबसे बड़े पद पर कोई वंशानुगत व्यक्ति नहीं बैठता, बल्कि ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता है जो निर्वाचित, जो चुनाव जीत के आया है। न केवल निर्वाचित होता है, निर्वाचन की व्यवस्था है, बल्कि संविधान के उल्लंघन, मर्यादाओं को डाकने पर उसके खिलाफ महाभियोग का भी प्रावधान है, यानी उसे पदच्युत भी किया जा सकता है। आगे देखिए, छठी व्यवस्था क्या है? भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच का रास्ता अपनाया गया है, संविधान की सर्वोच्चता। जैसे ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में सबसे बड़ी संस्था है संसद। जो संसद कह दे वही अंतिम है और उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। अमेरिका में क्या है? यूएसए में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट कह दे वही अंतिम है। यानी ब्रिटेन में जो संसद कहे वही अंतिम है, इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। जो यूएसए में क्या व्यवस्था है? जो सुप्रीम कोर्ट कह दे उसे संसद में चुनौती नहीं दी जा सकती। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद अगर कोई कानून बनाता है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है, और अगर न्यायपालिका कोई निर्णय देता है, जैसे शाहबानो केस में न्यायपालिका ने 3 तलाक को अवैध ठहरा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को संसद ने पलट दिया। जैसे SC/ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है, संसद ने क्या कहा? जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। यानी हमारे यहाँ कोई संस्था बड़ी नहीं है, हमारे यहाँ बीच का रास्ता अपनाया गया है, समन्वय का। और ये कहा गया है सर्वोच्च कौन है? संविधान बड़ा, कोई व्यक्ति या संस्था बड़ी नहीं। आगे देखिए, हमारे संविधान की 7वीं सबसे बड़ी विशेषता है आधारभूत संरचना। ये तो हमारे संविधान में था नहीं। यानी इसका मतलब ये होता है कि
कि क्या संविधान के सभी अंगों या सभी संस्थाओं में संशोधन किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। संविधान इसमें मौन था, कहीं भी स्पष्ट नहीं था। गोलकनाथवाद में 11 जजों ने इसे और जटिल बना दिया था। बाद में केशवानंद भारती केस में 24 मार्च 1973 को 13 जजों की बेंच ने ये कहा कि संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। तो बात आया, क्या कहीं भी संशोधन कर सकती है? तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा नहीं, संसद की भी एक सीमा है। संविधान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं, कुछ संस्थाएं हैं जिसमें संसद कतई संशोधन नहीं कर सकती, और उसी को केशवानंद भारती केस में संविधान का आधारभूत ढांचा कहा गया, जिसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी गई। आगे देखिए, संविधान की आठवीं विशेषता क्या है? न्यायपालिका को। भारत कैसा देश है? संघीय देश में न्यायपालिका दो प्रकार की होती है, एक संघ की होती है और एक राज्य की। और कानून भी संघ का अलग होता है, राज्य का अलग होता है। अगर भारत में इस व्यवस्था को लागू करते तो ये व्यवस्था बहुत जटिल होती है। यानी केरल का अलग संविधान, केरल का अलग कानून, केरल के मामलों को अलग जज देखेंगे। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में न्यायपालिका कैसी बनाई गई है? एकीकृत बनाई गई है। यानी अंडमान निकोबार में अगर किसी की हत्या हुई है तो FIR में लिखा जाएगा दफा 302, और अगर लद्दाख में किसी की हत्या हुई है तो लिखा जाएगा दफा 302। ऐसा इसलिए है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट जो निर्णय देगा उससे हटकर निर्णय जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट नहीं देगा, क्योंकि कानून एक है तो सजा की एक ही होगी। न केवल हमारे यहाँ न्यायपालिका एकीकृत है, बल्कि ये भी एक बड़ी वास्तविक चीज है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है। संविधान के अनुच्छेद 50 में साफ लिखा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों पृथक पृथक रूप से कार्य करेगी और तीनों एक दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है 1991 से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसमें न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की कोशिश की गई। अर्थात न्यायपालिका में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सरकार नहीं करेगी, कोलेजियम के माध्यम से होगा, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब आगे देखिए, 9वीं विशेषता क्या है? जब से संविधान लागू, ऐसा अमेरिका में नहीं था, ब्रिटेन में नहीं, जापान में नहीं, लेकिन बाबा साहब ने कुछ ऐसा संविधान बनाया कि जिस दिन से संविधान प्रभावी हुआ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया। इसका मतलब क्या होता है? जो वयस्क, अब हमारे यहाँ जब संविधान बना था तो वयस्क एडल्ट किसे कहते थे? जिसकी आयु 21 वर्ष हो वो वोट डाल सकता है, यानी उसका नाम मतदाता सूची में होगा। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 21 से घटा के वयस्कता की आयु कर दी 18 वर्ष। यानी अगर आप 18 साल के हैं और मतदाता सूची में आपका नाम है तो आप वोट दे सकते। यानी हमारे यहाँ वोट डालने के लिए केवल ये नियम अपनाया गया, वयस्क, आप हिंदू हैं या मुसलमान ये मायने नहीं रखता, आप महिला है या पुरुष, आप ब्राह्मण है या दलित, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप वयस्क, और आप अमीर हैं या गरीब ये मायने नहीं रखता। चाहे रतन टाटा हो या एक ईसा वाला, एक व्यक्ति के मत का मूल्य केवल एक ही होता है, वो 2 बार बटन नहीं दबा सकता। आइए 10वीं विशेषता क्या है? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष, यानी धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ। हम निरपेक्षता को नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। इसका मतलब होता है सभी धर्म को संविधान न केवल मान्यता देता है बल्कि बराबर प्रश्रय भी देता है।
किसी को नजरअंदाज, जैसे धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है, सभी को नजरअंदाज करना। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश दैवीय शक्तियों को बहुत मानता है, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम अपनी परंपराओं, पूजा के तरीकों का सम्मान करते हैं। ये अलग अलग हो सकता है, इसका मतलब ये है कि किसी का तरीका सबसे अच्छा नहीं होता और किसी का तरीका सबसे खराब नहीं होता। हमने पंथ निरपेक्ष व्यवस्था को अपनाया है, इसका मतलब है हम धर्म को नजरअंदाज किए बिना सभी धर्मों को बराबर प्रश्रय दें। आगे देखिए 11वीं विशेषता क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा, यानी हमारे यहाँ मौलिक अधिकार, सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है, कानून का राज है, लेकिन अगर राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है तो अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। यानी हालत पस्त कमांडर सख्त, अगर देश बहुत बड़ी मुसीबत में है, पहले देश को बचाना, मौलिक अधिकारों पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्र की सुरक्षा, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, या देश में वित्तीय संकट की उत्पत्ति हो गई हो, यानी अनुच्छेद 360। ये क्या है, आपातकालीन प्रावधान जो हमने जर्मनी से लिया। यानी अगर देश को किसी प्रकार का कोई खतरा है तो भारत की राष्ट्रपति 352 लगा सकते हैं, यानी नेशन फर्स्ट, पहले राष्ट्र की सुरक्षा होगी, व्यक्ति के मौलिक अधिकार। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी कोई सरकार नहीं बना पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के उस राज्य में राष्ट्रपति अपना शासन स्थापित करेगा, यानी उस राज्य का शासन केंद्रीय शक्ति के नियंत्रण में आएगा, संसद के नियंत्रण में आ जाएगा। या अगर देश में किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति 360 लगा सकता है, अर्थात पहले वित्तीय आपदा से निपटा जाएगा। फिर यानी नेशन फर्स्ट थ्योरी रखी गई है संविधान में भी। आगे देखिए, और जब भी आपातकाल लगता है तो एक आलोचना ये भी होती है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं रहा, केंद्रीकृत हो गया। तो आलोचनाएं एक अलग चीज है, व्यवहारिकता ये है, मेरा मानना है हालत पस्त कमांडर से। आगे देखिए, अब बात आती है क्या भारत का संविधान लचीला है या कठोर, यानी क्या कठोर है, दृढ़ता है उसमें, या गत्यात्मक, क्या लचीलापन है। तो बात आती है हाँ, भारत का संविधान कठोर भी है और भारत का संविधान लचीला है। यानी भारत के संविधान के एक बड़े हिस्से में संशोधन बहुत आसानी से किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। लेकिन संविधान का कुछ हिस्सा ऐसा है, संघीय प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी लोकसभा से भी 2/3, राज्यसभा से भी 2/3 और आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं से साधारण बहुमत की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान दृढ़ता के साथ तथ्यात्मक संविधान, यानी इन सब शब्दों का क्या मतलब है। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस लिखते हैं या सिविल IAS PCS का आजकल प्री का पेपर देखिए, सारा खेल शब्दों का। अगर हम नए नए शब्दों को जाने, अगर हम जो अभी टॉपिक पढ़े संविधान की विशेषता, केवल यही 13 पॉइंट अगर हम लोग कंठस्थ कर लें और एग्जाम में इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान की विशेषता कैसे है, 13 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं। 13वां पॉइंट, अंतिम में निष्कर्ष में आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत है, विश्व के संविधान में जितनी श्रेष्ठ विशेषताएं थी, कनाडा के संविधान में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, जर्मनी के संविधान में, अमेरिका के संविधान में, वो सारी चीजें हमने, हमारा संविधान विश्व की श्रेष्ठ विशेषताओं का क्या है, समाहार है। हमने एक ऐसा गुलदस्ता बनाया है जिसमें चुनिंदा पुष्पों का पुष्पगुच्छ, यानी एक ऐसा गुलदस्ता
जिसमें दुनिया के सबसे खूबसूरत खूबसूरत फूल रखे गए। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरी तरफ से कि कम से कम शब्दों में, देखिए एक चुनौती ये भी रहती है कि आप बात कम शब्दों में है, तो मैंने पॉलिटी का संविधान का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद होगा। ठीक, बहुत बहुत